नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सेवा कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के क्रम में आज संवैधानिक विकास की तीसरी कक्षा के साथ हम उपस्थित हुए हैं। इस संवैधानिक विकास में हम अभी चार्टरों का अध्ययन कर रहे हैं, अलग अलग तरह के चार्टर में, और आज सबसे महत्वपूर्ण चार्टर 1813 के चार्टर पर बात करेंगे। 1813 का चार्टर कंपनी के इतिहास में बहुत ही अभूतपूर्व बदलाव लेकर के आता है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तो यह हो जाता है कि इस चार्टर के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक को समाप्त कर दिया गया। हालांकि इसमें शर्त यह थी कि इस एकाधिकार में चीन के साथ व्यापार एवं चाय का व्यापार अभी भी कंपनी का इन दोनों भागों पर, यानी कि चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था और चाय का व्यापार जो चल रहा था, इन दोनों पर व्यापारिक एकाधिकार अभी भी बना हुआ था। देखिए, इस 1813 के चार्टर के द्वारा आखिर क्यों ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि अब इंग्लैंड के अंदर 18वीं सदी के आरंभ में औद्योगिक विकास का जो क्रम था वो बढ़ता जा रहा था, उत्पादन बेहतर होता जा रहा था, क्योंकि भारत से कच्चे माल की भरपूर आपूर्ति होने के कारण इंग्लैंड में स्थित जो उद्योग थे वो अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रहे थे। लेकिन इसका दुष्प्रभाव तब पड़ा जब फ्रांस के नेपोलियन ने एक महाद्वीपीय योजना लागू की, और इस महाद्वीपीय योजना के लागू करने के साथ ही जो उस समय यूरोप में पूरा प्रभुत्व बनाए हुए था, उस महाद्वीपीय योजना के कारण इंग्लैंड के जो सामान थे वो यूरोप के बाज़ारों के लिए बंद हो गए थे। यानी कि अब यूरोप का कोई भी देश इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। तो नेपोलियन की उस महाद्वीपीय योजना के कारण इसका एक दुष्प्रभाव इंग्लैंड के उद्योगों पर पड़ा, और इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने सरकार के ऊपर, संसद के ऊपर इस बात का दबाव बनाया कि जो इंग्लैंड के व्यापारी हैं या उद्योगपति हैं, उनके लिए भी जो दक्षिण पूर्व एशिया और मुख्य रूप से भारत का जो व्यापारिक क्षेत्र है वो खोल दिया जाए। यानी कि इंग्लैंड के व्यापारिक कंपनी का एकाधिकार भारत में समाप्त कर दिया जाए। और उसी का प्रभाव दिखा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 के चार्टर में समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहला बदलाव हमने देखा कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। हालांकि चीन और चाय का व्यापार अभी भी एकाधिकार बनाए हुए था। इसके साथ साथ अगला यह बदलाव हुआ कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी गई। कई बार नए विद्यार्थियों के साथ संशय की स्थिति यह उत्पन्न होती है कि जो कंपनी 1600 से लेकर 1813 तक बनी हुई थी, आखिर उसने 1813 के समय का इंतज़ार क्यों किया। दरअसल आरंभ में जो कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आईं, यानी जो यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आईं, उन व्यापारिक कंपनियों ने अपने व्यापार के साथ साथ कई अन्य कार्यों को भी शामिल किया हुआ था, जिनमें एक कंपनी थी पुर्तगाली कंपनी। हालांकि वो पहली भारत में व्यापार करने वाली यूरोपीय कंपनी मानी जाती है। उसने भारत में व्यापार के साथ साथ धर्म के प्रचार को भी अपना मुख्य उद्देश्य माना, और उस उद्देश्य के कारण
दक्षिण भारत के मालाबार और कोरोमंडल तटों पर पुर्तगाली कंपनियों की गतिविधियों को लेकर के भयंकर विद्रोह हुआ और इसका यह भी परिणाम दिखता है कि जो पुर्तगाली कंपनी थी वो एक सफल कंपनी के रूप में अपने आप को स्थापित करने में पूरी तरीके से असफल रही और बाद में आने वाली जो डच कंपनियां और इंग्लैंड की जो कंपनी थी, इन दोनों कंपनियों ने पुर्तगाली कंपनियों की कमियों की समीक्षा की और यह पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर क्या कारण था कि पुर्तगाली कंपनी जो सबसे पहले एक खुले और बिना प्रतिस्पर्धा के बाज़ार में अपने आप को स्थापित करने में असफल रही। तो उन्होंने देखा कि पहले तो समस्या यह थी कि पुर्तगाली कंपनी एक सरकारी कंपनी थी और दूसरे उस कंपनी ने भारत में व्यापार के साथ साथ धर्म प्रचार को भी अपना मुख्य भाग माना था। परिणामतः भारत में उसका विरोध हुआ और कोई भी व्यापारी, आज भी आप व्यापार में देखेंगे कि अगर व्यापार के दौरान व्यापारी धर्म का सहारा लेता है तो कहीं न कहीं उसके हित प्रभावित होते हैं, उद्देश्य प्रभावित होते हैं और व्यापार में असफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सामान्यतः देखेंगे तो जो व्यापारी या बिजनेसमैन होते हैं वो थोड़े से उदार हृदय के होते हैं। वो जाति, वो क्षेत्र, वो रंग, वो धर्म, वो लिंग, परंपरा, प्रथा, क्षेत्र, इन सब से वो अलग होते हैं। वो प्रायः सबके लिए समभाव की स्थिति रखते हैं। व्यक्तिगत वो कुछ भी राय रखते हों, पर सामान्यतः जब व्यवसाय की बात होती है तो उस दौरान वो पूरी तरीके से सभी के प्रति समान भाव रखते हुए एक उदार पहचान के साथ उपस्थित होते हैं। तो यहाँ हमने बताया कि जब 1813 का दौर आया तो उस दौरान भारत के एक बड़े भूभाग पर इंग्लैंड का और इंग्लैंड की कंपनी का एक अच्छी तरीके से प्रभुत्व हो गया था। यानी कि भारत में अब इंग्लैंड का कोई प्रत्यक्ष विरोध करने वाला नहीं था। विरोध करने वाले थे पर उन विरोधों का बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। इसलिए 1813 ईस्वी में उन्होंने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों के प्रवेश का सबसे उपयुक्त समय माना। तो यहाँ दो ये महत्वपूर्ण कार्य हुए। तीसरे महत्वपूर्ण कार्य की हम बात करते हैं कि इसमें इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को शिक्षित करने के उद्देश्य से 1 लाख रुपए की राशि निर्गत की गई। यानी कि भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि जारी की गई। यह सवाल आज भी प्रचलन में बना हुआ होता है और ये पूछा जाता है कि भारत में पहली बार अंग्रेज़ों ने या कंपनी ने शिक्षा पर कब व्यय किया और कितनी राशि व्यय की। सीधा सवाल यह आता है कि किस चार्टर में 1 लाख रुपए की राशि भारतीयों को शिक्षित करने के उद्देश्य से कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा निर्गत की गई। तो यह है कि 1813 का चार्टर। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण चार्टर हो जाता है 1833 का चार्टर। देखिए, चार्टर में कई सारे बदलाव हुए पर हम उन्हीं बदलावों पर बात करेंगे जिनसे संविधान के क्रम में प्रश्न बनने की संभावना प्रबल होती है। 1813 के चार्टर के बाद अगला जो महत्वपूर्ण चार्टर हो जाता है वो है 1833 का चार्टर। 1833 का चार्टर 1833 के चार्टर में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। जैसे एक बदलाव हुआ कि कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। कई बार यह लगेगा नए विद्यार्थी को कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर 1833 में किया गया तो उससे पहले यह किस नाम से पहचानी जाती थी या उससे पहले इसकी पहचान क्या थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो 1833 में एक प्रशासनिक कंपनी के रूप में हुई। तो सवाल यह भी पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। तो यह एक प्रशासनिक कंपनी थी। प्रशासनिक कंपनी थी जिसका व्यापार से कोई सरोकार नहीं था। उससे पहले जानिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के
से पहले जो इसका नाम था, इसका नाम था द गवर्नर ऑफ मर्चेंट, द गवर्नर ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट एशिया, यह इस कंपनी का पूरा नाम था। यह एक व्यापारिक कंपनी थी, यह व्यापारिक कंपनी थी जिसका नाम 1833 में बदल करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम करते ही इसकी पूरी तरीके से सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए, एकाधिकार के साथ साथ व्यापारिक अधिकार भी समाप्त हो गए, व्यापारिक अधिकार भी। जैसा कि हमने बताया कि यह कैसी कंपनी थी, एक प्रशासनिक कंपनी थी। तो एकाधिकार यानी कि 1813 के चार्टर में आप देखेंगे तो उस चार्टर में चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके अन्य सभी प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुए। लेकिन 1833 के चार्टर में व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिए गए और व्यापारिक कार्य भी समाप्त कर दिए गए। तो अब जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह एक प्रशासनिक कंपनी थी जिसका काम था देश के अंदर राजस्व का संकलन करना और प्रशासन का नियंत्रण करना। तो ये पहला बदलाव हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसा पद प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल माने जाते हैं। अगले बदलाव के क्रम में आइए देखते हैं क्या हुआ। दो महत्वपूर्ण बातों के बाद आइए तीसरी बातों को जानते हैं। इस चार्टर के द्वारा लॉर्ड मैकाले को चौथे सदस्य के रूप में जोड़ा गया गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। इस प्रकार जो 1784 के चार्टर के द्वारा परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई थी, 1833 के चार्टर में चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को जोड़ करके एक बार पुनः 4 कर दी गई। हालांकि इसमें अलग बात यह थी कि जो लॉर्ड मैकाले थे वो एक अस्थाई सदस्य के रूप में नहीं थे, वो विधि सदस्य के रूप में, वो अस्थाई सदस्य के रूप में नहीं थे, वो विधि सदस्य के रूप में एक अस्थाई सदस्य थे। अस्थाई सदस्य से यहाँ अभिप्राय है कि इनको गवर्नर जनरल की परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, सुझाव देने का अधिकार था, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। तो यानी कि जो लॉर्ड मैकाले थे वो एक सामान्य सदस्य के रूप में जोड़े गए थे, जिनको केवल औपचारिक रूप से जोड़ा गया था, अनौपचारिक रूप से जोड़ा गया था। औपचारिकता इनको प्रदान की गई 1853 के चार्टर के द्वारा। तो यहाँ लॉर्ड मैकाले को चौथे सदस्य के रूप में जोड़ा गया और इन्हीं के आधार पर भारत के पहले विधि आयोग का गठन किया गया
1834 ईस्वी में। अगला जो 1833 के चार्टर का प्रभाव दिखता है कि भारत में दास प्रथा को अवैध कर दिया गया। दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया या अमान्य कर दिया गया। हालांकि इसका जो दास प्रथा का अंत माना जाता है वो 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के काल में, लॉर्ड एलनबरो के काल में भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो 1843 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया, लेकिन इसके समाप्ति का प्रयास कब से आरंभ हुआ? 1833 के चार्टर के द्वारा। अगला एक महत्वपूर्ण बात 1833 के चार्टर का है कि इस एक्ट में जो चयन होता था, अधिकारियों का जो चयन होता था, उसमें भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। इसके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए, लेकिन जो विशेष थे उन पर हमने बात किया। पहले हमने बात किया क्या कि इस एक्ट के द्वारा, इस चार्टर एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के बाद अधिनियम कहा जाने लगा। इसके बाद के जो बनने वाले सारे कानून थे उनको अधिनियम कहा जाता था। उससे पूर्व यानी 1833 से पूर्व बनने वाले कानूनों को विनियम कहा जाता था। विनियम यानी कि रेगुलेशन इन्हें कहा जाता था, रेगुलेशन, और इनको कहा जाता था अधिनियम यानी कि एक्ट कहा जाता था। ठीक ना। तो 1833 का चार्टर एक बहुत सारा बदलाव लेकर के आया, जिनके बारे में हमने बात किया कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके साथ साथ दास प्रथा का अंत किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आइए बात करते हैं 1853 के चार्टर को। 1853 का चार्टर, इस चार्टर के एक महत्ता तो यह है कि यह कंपनी के लिए जारी किया गया अंतिम चार्टर था। इसमें भी कई बदलाव हुए। पहले तो इसमें एक बदलाव यह हुआ कि पहली बार भारत में कार्यपालिका और विधायिका का विभाजन हुआ और इसके लिए एक विधानमंडल का गठन किया गया। जिसमें 12 सदस्य थे। 12 सदस्यों में जो 4 सदस्य थे वो गवर्नर की परिषद से थे। 4 सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। कलकत्ता स्थित जो सुप्रीम कोर्ट था उसके न्यायाधीश थे। और 4 सदस्य जो प्रेसिडेंसियां थी, उन प्रेसिडेंसियों के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया था। और इसी को कहा जाता है कि इस एक्ट के द्वारा इस चार्टर के द्वारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। तो ये सवाल आता है कि किस चार्टर के द्वारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई? तो 1853 के चार्टर के द्वारा। तो इसमें जो 4 सदस्य थे वो एक बम्बई प्रांत से, दूसरे मद्रास
आगरा एवं बंगाल। तो इन 4 क्षेत्रों के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व था, यानी बम्बई, मद्रास, आगरा एवं बंगाल, इन क्षेत्रों के सदस्यों को भी, यानी इन क्षेत्रों के जो गवर्नर थे उनको भी शामिल किया गया। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी हुआ कि जो बंगाल का, जो भारत का गवर्नर जनरल था, वही बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भी सेवाएं दे रहा था, लेकिन इसके द्वारा इसको अलग कर दिया गया, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल की एक अलग से नियुक्ति की गई। और पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था जेम्स हॉलिडे। जेम्स हॉलिडे बंगाल के पहले उपराज्यपाल बने। जैसे आज दिल्ली में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में एक उप मुख्यमंत्री भी रहता है, तो उसी प्रकार से बंगाल के साथ भी यह बदलाव किया गया और जो गवर्नर जनरल था उसके अधिकार से बंगाल को अलग कर दिया गया और एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई और जेम्स हॉलिडे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर माने जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि 1853 का चार्टर कंपनी के लिए जारी किया गया अंतिम चार्टर था और इसके साथ साथ यह अनिश्चित काल के लिए था। यह भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है, अनिश्चित काल के लिए, यानी कि कभी भी भारत में कंपनी के शासन को समाप्त किया जा सकता है। तो यह अंतिम चार्टर था। दूसरा कि भारत में कार्यपालिका और विधायिका का विभाजन हुआ, इनके कार्यों का विभाजन हुआ। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका का विभाजन कब हुआ, तो ये हुआ 1781 के चार्टर में। न्यायपालिका और कार्यपालिका 1781 के चार्टर में, कार्यपालिका और विधायिका 1853 के चार्टर में। तो फिर एक सवाल और बन जाता है कि भारत में व्यवस्थित रूप से विधायिका की स्थापना कब की गई, तो 1853 के चार्टर में भारत में व्यवस्थित रूप से आधुनिक प्रक्रिया के रूप में विधायिका की शुरुआत की गई। न्यायपालिका की शुरुआत कब की गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। 1774 में न्यायपालिका की स्थापना की गई और कार्यपालिका की शुरुआत भी मानी जाती है जब गवर्नर जनरल के साथ सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद गठित होती है। तो कार्यपालिका की शुरुआत 1774 ईस्वी, न्यायपालिका की शुरुआत 1774 ईस्वी और इसके साथ साथ विधायिका की शुरुआत 1853 ईस्वी से मानी जाती है। तो यहाँ ये कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी। अन्य महत्वपूर्ण बातों में एक ये है कि इस चार्टर के द्वारा भारत में जो सिविल सेवा के लोग थे, सिविल सेवा के जो लोग थे, सिविल सेवा में जो चयन प्रक्रिया थी, चयन प्रक्रिया अब वो प्रतियोगिता के द्वारा निर्धारित की गई। यानी कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा सिविल सेवा में लोगों का चयन किया गया। आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि नामजदगी का सिद्धांत या नामजदगी की परंपरा कंपनी के इतिहास में कब समाप्त हुई, तो वो 1853 का चार्टर माना जाता है। इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण बदलाव में कौन सा बदलाव था, अन्य क्या बदलाव था, तो अन्य बदलाव था कि जो निदेशक मंडल के सदस्य थे, यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य थे, उनकी सदस्यों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई और इसमें 6 सदस्यों का जो नियुक्ति का अधिकार था वो ब्रिटेन के सम्राट के साथ जोड़ दिया गया। तो यहाँ इस प्रकार से 1853 के चार्टर में भी हमने महत्वपूर्ण बातें देखी। अगले चार्टर के साथ अगली कड़ी में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।